हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। एनसीईआरटी पुनर्विलोकन की श्रृंखला में आज हम रिव्यू करने वाले हैं कक्षा 8 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी के अध्याय 6 को, जो कक्षा 8 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी का अंतिम अध्याय भी है। कक्षा 9 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो ऐसे में इस चैप्टर के बाद में अब हम क्लास 10 की जो भूगोल विषय की एनसीईआरटी उसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप और पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको तमाम सारी पीडीएफ फाइल्स और इन चैप्टर से जुड़े हुए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से तमाम सारे रिसोर्सेज या संसाधन हमारे लिए प्रकृति ने दिए हैं, उसी प्रकार से कौशलपूर्ण मनुष्य भी समाज के लिए एक संसाधन है। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया है, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है जो काम करती है। इसका निर्माण 1985 में किया गया था ताकि लोगों में कौशल को बढ़ाया जा सके। इसके बाद में अभी हाल ही में कुछ साल पहले प्रधानमंत्री कौशल विकास नाम की एक योजना की शुरुआत भी 2015 में की गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2016 से 2020 के मध्य में करीब करीब 1 करोड़ भारतीय युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। और इस योजना का उद्देश्य था कि संभाव्य और मौजूदा जो रोजगार अर्जक गुणवत्ता प्रशिक्षण है वो प्रदान किया जाए, जिससे रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को क्या हो, प्रोत्साहन मिले। दोस्तों, दुनिया भर में अगर हम जनसंख्या वितरण की बात करें, यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। येलो कलर से जिन लोगों को दिखाया गया है, पीले रंग से, वो दिखाया गया है कि एशिया में रहते हैं। इसके अलावा यूरोप, अफ्रीका, मध्य अमेरिका, उत्तर अमेरिका और ओनेशिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वाले हिस्सों में रहने वाले लोगों को एक वर्ग के हिसाब से दिखाया गया कि प्रति 100 लोगों में कितने लोग कहाँ पर वितरित हैं। दोस्तों, दुनिया भर में जनसंख्या का वितरण असमान है, बहुत ही असमान है। अगर हम देखें तो पूरे भूपृष्ठ की करीब करीब जो जनसंख्या का 90% से अधिक भाग है, वो करीब करीब 30% हिस्से पर निवास करता है। अब एशिया में अगर हम बात करें तो भारत और चीन दो दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश में हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो। अब विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग जो भूपृष्ठ के 30% भाग में रहता है, और जो विश्व में जनसंख्या का वितरण है वो भी बहुत ही असमान है, बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। बहुत से क्षेत्र जो है वो घने बसे हुए हैं, जबकि कुछ क्षेत्र हैं जो बहुत विरल बसे हुए हैं। अब बात अगर हम करें तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, यूरोप और उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विस्तृत वनों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लासीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन्हीं की वजह से जनसंख्या जो होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। जनघनत्व क्या होता है दोस्तों? भारत की अगर जनसंख्या घनत्व, औसत जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व वो 51 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, और भारत का 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, अर्थात हम औसत से कितना ज़्यादा है यहाँ पर हम देख करके ये चीज़ समझ सकते हैं कि एशिया में और ख़ासतौर से हमारे देश में कितनी अधिक जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से निवास करती है। अब हम बात कर लेते हैं उन्हीं तथ्यों पर जिस पर भी हम बात कर रहे थे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, ये मेंस का पूरा एक क्वेश्चन है। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करेंगे भौगोलिक कारकों के बारे में। भौगोलिक कारक में सबसे पहला है स्थलाकृति। यदि किसी स्थान पर बहुत पथरीला और पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पर लोगों के बसने की संभावना बहुत कम है, परंतु यदि स्थलाकृति मैदानी भागों जैसी है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी के मध्य का मैदान है, ऐसे ही नील नदी के किनारे किनारे के जो क्षेत्र हैं, तो दुनिया भर में जो ऐसी स्थलाकृतियाँ वहाँ पर लोगों के बसने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। दूसरी चीज़ है जलवायु। दोस्तों, व्यक्ति अधिक ठंडी या फिर अधिक गर्म जलवायु में सर्वाइव कर पाना लोगों का बहुत मुश्किल है। ऐसे में जहाँ पर सामान्य प्रकार की जलवायु पाई जाती है वो जनसंख्या वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके अलावा मृदा, जल और खनिज, ये तमाम सारे ऐसे तत्व हैं, भौगोलिक कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक अर्थात
सोशल और सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल और इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक कारकों के बारे में। तो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के कारक हो गए, भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक, जो जनसंख्या के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आर्थिक कारक में क्या हो सकता है, जहां पर रोजगार के अवसर हो। सांस्कृतिक कारक क्या हो सकते हैं, जैसे कोई धर्म स्थान हो या सांस्कृतिक महत्ता हो। सामाजिक कारक क्या हो सकते हैं, जहां पर अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सारी सुविधाएं हों। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो सन 1804 में जहां पर विश्व की जो जनसंख्या थी वो 1 अरब थी, वहीं उसके करीब 150 सालों बाद में यानी कि 1959 में विश्व की जनसंख्या करीब करीब 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः हम लोग जनसंख्या विस्फोट की संज्ञा देते हैं। 1999 में 30 वर्ष से कम अवधि में जनसंख्या दोगुनी अर्थात 6 अरब हो गई। तो इस प्रकार से जनसंख्या जो थी वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर का तात्पर्य होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बचे बच्चों की संख्या। उसी प्रकार से मृत्यु दर में देखा जाता है कि प्रति 1000 पैदा हुए बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं प्रवास के बारे में। तो प्रवास से संबंधित कुछ शब्दावली है, पहले उसे देख लेते हैं। आप प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति नए देश में जाता है, जब व्यक्ति क्या करता है, किसी नए देश में जाता है, उसे हम बोलते हैं आप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है, जब व्यक्ति एक देश को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो यानी कि जिस देश में जाता है वहां पर वो कहलाता है अप्रवासी, और जहां पर जिस देश को छोड़ता है वहां पर उस स्थिति को कहते हैं उत्प्रवास। तो उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, अप्रवासी वे लोग होते हैं जो उस देश में आते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जैसे देशों में भीतर प्रवास हुआ अथवा अप्रवास द्वारा क्या है, संख्या वहां की काफी बढ़ गई है। सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने के कारण, उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया है। तो दोस्तों, अगर किसी देश के को छोड़ करके लोग चले जाएंगे तो वहाँ पर उत्प्रवास जैसी सिचुएशन अवेलेबल एक पैदा हो जाएगी, और अगर कहीं पर जाकर के लोग बस जाएंगे तो वहाँ पर अप्रवास जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा होगी। अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देश जैसे कि केन्या है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। हाल ही में सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ ही मृत्यु दर में जब कमी आई है, परंतु जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है, जिससे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, ये दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि दर की अलग अलग दरें हैं जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिसको हम इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं। जो ब्लू कलर से दिखाया गया, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अति उच्च है। इसके अलावा जो हमको दिखाया गया वो 2.29% के हिसाब से उच्च है, फिर आदर्श है कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर निम्न है, या फिर कहीं कहीं पर कम है। जनसंख्या संगठन की अगर हम बात करें तो किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, लेकिन उस देश के आर्थिक विकास में उसके स्तर से कोई अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। तो दोस्तों, ये तमाम सारी सिचुएशंस हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं, और जनसंख्या से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक नई प्रकार की परिस्थितियाँ, स्थितियों को पैदा करती हैं। मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है हमारे लिए, और मानव संसाधन विकास के लिए तमाम सारी चीज़ें की गई हैं। तो मानव एक संसाधन के रूप में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, मानव के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मानव संसाधन का किस प्रकार से हम विशेष रूप से यूज कर सकते हैं, ये तमाम सारे ऐसे प्रश्न हैं जो वर्तमान में काफ़ी रिलेवेंट हो गए हैं। तो ऐसे में अगर भूगोल विषय आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन रहे हैं तो मेंस में आपके लिए मानव संसाधन से जुड़े हुए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को देखने के बाद में आप मानव संसाधन, जैसे मैंने आज यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात किया है, HRD मिनिस्ट्री की बात किया, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी बात किया। तो ऐसे में जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इन तमाम क्षेत्रों से रिलेवेंसी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम देखेंगे पीटी में, तो मानव संसाधन यदि एक टॉपिक है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं, चूंकि यह चैप्टर जो है पूरा का पूरा क्या है, थ्योरिकल चैप्टर है। यहाँ पर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट की बात की गई है, फैक्ट रिलेटेड चीज़ें नहीं है। तो ऐसे में इन टॉपिक से क्या फैक्ट बन सकते हैं, क्या फैक्ट बनाए जाने चाहिए, इस चीज़ पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आप इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को, जो इनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन सकते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न बन सकते हैं, उन्हें ढूंढें और उन्हें बनाने का प्रयास करें। आज की शाम हम उन्हीं प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।